हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर। बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 पर आपका ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 2 पे पार्ट 1 भी आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो जा कर के देख लो, ताकि आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से और ध्यान से समझ सको। बेसिकली इस बार आपको जो है फोर्थ सेमेस्टर में इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ने होते हैं कि जब दो देश आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलते हैं तो किस किस तरीके से व्यवस्था वहाँ पर देखी जाती है। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। अब देखिए, ये जो हम चैप्टर नंबर सेकंड में उदारवाद को पढ़ रहे हैं, उदारवाद पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे उदारवाद जो विचारधारा है ये बहुत बड़े लेवल पे मायने रखता है। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को, परिस्थिति को, संबंध को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, असर छोड़ा है। और आज के टाइम पे भी उदारवाद देखा जाता है। आज की जो राजनीति व्यवस्था है ना, वहाँ पे उदारवाद ही है, निजीकरण जिस पे बोला गया। तो उदारवाद हमने बहुत अच्छे से समझा था पार्ट 1 में कि क्या था, क्या कहता है ये, उसका इतिहास देखा, कैसे इसका उद्भव हुआ, कितने भागों में इसको बांटा गया। तो 3 भाग थे। आर्थिक उदारवाद निकल कर के आए, राजनीतिक उदारवाद आया और एक नए रूप में जिसको नया उदारवाद कहा गया, जो कि वर्तमान टाइम पे देखा जाता है। ठीक, तो आर्थिक उदारवाद क्या था, थोड़ा सा रिवीजन अगर हम करें तो आर्थिक उदारवाद में ये था कि उदारवाद के कुछ लोगों में से कुछ लोग जो थे वो ये कहते थे कि समाज में आर्थिक उदारवाद होना चाहिए, यानी कि बाजार को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसा। यानी कि वो लोग कहते हैं कि बाजार को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो, बाजार में सरकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। अगर बाजार में रोक टोक रही तो मानव जो है अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी पाएगा। ऐसा कौन कहता है? आर्थिक उदारवाद। वहीं राजनीतिक उदारवाद क्या कहता है और नया उदारवाद कैसे पनपा, उभरा, ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ेंगे और उदारवाद की विशेष मान्यता और साथ ही आलोचना भी देखेंगे। ठीक है ना? तो चलो फटाफट हम समझते हैं नया उदारवाद, राजनीतिक उदारवाद। ओके, सो हमने आर्थिक उदारवाद बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें बताया जाता है कि बाजार बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, कोई सरकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अब देखो राजनीतिक उदारवाद क्या कहता है। देखिए, राजनीतिक उदारवाद जो है, एक राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू जी का मानना था कि मानव के पूर्ण विकास के लिए उसका स्वतंत्र होना सुनिश्चित है। यानी कि अगर इंसान मतलब मानव अगर स्वतंत्र है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, तभी वो अपना विकास कर सकता है। जिसके लिए एक उपयुक्त शासन व्यवस्था है, जिसके लिए क्या होनी चाहिए? एक अच्छी खासी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि राजा उसका अच्छा होना चाहिए। शासक अच्छा होगा तभी तो प्रजा ठीक रहेगी ना भाई, तभी उसकी प्रजा शांति रहेगी। अगर राजा तुम्हारा तानाशाही रहेगा तो अपनी प्रजा को जीने नहीं देगा। ठीक, तो यहाँ पर यही मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, शक्तियों का पृथक्करण, शक्ति विभाजन, स्वतंत्रता आदि की जो है वो संवैधानिक स्तर पर बात कहते हैं ये। और कहते हैं कि सरकार को जो है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से काम करना चाहिए, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कानून बनाने चाहिए और उनकी महत्वपूर्णता को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कहते हैं ये कहते हैं मॉन्टेस्क्यू, जो राजनीतिज्ञ हैं। एक समान व्यवहार होना चाहिए, यानी कि समाज में सबके साथ बराबर व्यवहार हो। ये कौन कहता है? राजनीतिक उदारवाद। अब देखो, आर्थिक और राजनीतिक ये जो 2 उदारवाद थे, इन्हीं सब से निकला है नया उदारवाद। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाजार आधारित जो व्यवस्था थी उस पर क्या था ना, कुछ लोगों अंकुश करना शुरू कर दिया था, कुछ लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया था जो बाजार आधारित थी, क्योंकि सरकार का एक सीमित हस्तक्षेप होता था। सरकार तब भी 19वीं शताब्दी में सरकार बाजार में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी। वो कहती थी कि बाजार में वही कीमत रखो जो राज्य बता रही है, और राज्य तो अपने हिसाब से देखेगी। तो इस पे क्या था, कई सारे प्रश्न उठने लगे। इसी कारण इस व्यवस्था में जो कुछ संशोधन किए गए, जिसको नव उदारवाद और नव उदारवाद उद्भव का विकास हुआ। समझे? तो इसी में संशोधन किया गया जिसको नया उदारवाद का नाम दिया गया। यानी कि उदारवाद ही आपका कुछ संशोधन किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए, जिसको नया उदारवाद का नाम दिया गया। अब इसमें राजनीतिज्ञ कौन कौन शामिल थे? वो थे जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है, 11वीं में भी पढ़ा होगा आपने। उसके अलावा आपने बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी जॉन रॉल्स के बारे में बताया गया था, जो समानता वगैरह की बात कर रहे थे न्याय को लेकर के।
जस्टिस वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जॉन रॉल्स ही यहाँ पर दोबारा आए और उन्होंने जो है पुराना उदारवाद का समायोजन किया, यानी कि पुराना उदारवाद क्या कहता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, उन सबको क्या क्या मिला दिया। मिलाने के बाद एक नई चीज़ निकाली जिसको बोला गया न्याय की अवधारणा। क्या बोला गया? न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा का जॉन रॉल्स ने क्या किया? समायोजन करके एक नया योगदान दिया। तो न्याय की जो अवधारणा का जो विकास है वो जॉन रॉल्स के द्वारा ही दिया गया, जो सिद्धांत है वो उन्हीं के द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार एक नया जो है समाज का निर्माण होना चाहिए, वो भी ऐसे तरीक़ों से किया जाना चाहिए जिसमें कि न्यूनतम प्रतिनिधि समूह को अधिकतम लाभ दिया जाए। यानी कि ये कह रहे हैं सिर्फ कि न्यूनतम मतलब कि कम पार्टिसिपेट का मतलब ये होता है, मतलब साफ कहने का जॉन रॉल्स का मतलब ये है कि जनता, कुछ जनता को ही, यानी कि अगर एक राज्य में सिर्फ 100 लोग रहते हैं तो 100 के 100 लोगों के साथ बराबर जो है न्याय होना चाहिए। 100 के 100 लोगों को बराबर, उनमें से कोई अमीर या कोई गरीब नहीं, ठीक है। सरकार की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, ये इसी में कहा गया उन्होंने न्याय की अवधारणा, ठीक। तो ये किसने कहा? जॉन रॉल्स ने। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे उदारवाद की मान्यताएं क्या है, उदारवाद क्यों जाना जाता है, उदारवाद की विशेषता क्या है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली इसकी विशेषता ये है कि उदारवाद कहता है कि मानव का स्वभाव होना चाहिए। मानव स्वभाव पर बहुत ज़्यादा जो है ये ध्यान देता है। उदारवादियों के अनुसार मानव स्वभाव सबसे अच्छा होता है, मानव में क्षमता होती है कि वो एक दूसरे के साथ सहयोग करके परिवर्तन ला सके। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो गई? मानव स्वभाव पर ये एक दृष्टि रखता है। उसके अलावा ये व्यक्तिवाद पर जोर देता है। उदारवाद जो है वो व्यक्तिवाद पर जोर देता है। उदारवादियों की ये मान्यता होती है कि व्यक्तियों का अपना आत्महित होना चाहिए, यानी कि अपनी इच्छा से काम करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये कि स्वतंत्रता पर बल देते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवाद का आधार है, ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे राजनीति उदारवाद में कहा गया। संपत्ति के अधिकार को लेकर के कहते हैं उदारवाद जो है वो निजीकरण और बाजार के उदारीकरण का समर्थन करते हैं। कानून के प्रशासन को लेकर के इनकी बात होती है, कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी बराबर होने चाहिए, जो कि नए उदारवाद में कहा गया, ठीक। तार्किकतावाद को लेकर के कहते हैं कि मानव जो है वो एक तार्किक प्राणी है। तार्किक का मतलब क्या होता है? सोच विचार करके कुछ करना, तर्क देना, ठीक है। सोच लेना, समझ लेना, फिर बोलना, क्योंकि यह कोई भी कार्य करने से पहले उसके हानि और लाभ का जो है अच्छे से विश्लेषण कर लेते हैं। और उसके अलावा ये कहते हैं 7वें नंबर पे मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार की इन्होंने बात कही थी। आर्थिक उदारवाद में यही बोला गया था, उदारवादी जो बाजार है वो राज्य से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, अलग होना चाहिए। उदारवादी इस मूल्य को बहुत बेहतर तरीके से कायम भी करना चाहते हैं। उसके अलावा ये सहयोग पर बल देते हैं। उदारवादी क्योंकि आशावादी दृष्टि के माने जाते हैं। अंतिम टॉपिक ये है आपका, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है उदारवादी आलोचना के तर्क। देखो, अब उदारवाद भले ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, ठीक है, जिसको लेकर के कई राजनीतिज्ञ क्या करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। बुराई करना है ना, तो क्या बुराई की जाती है? कहते हैं कि पूरी तरीके से पूंजीवाद समाज पर आधारित है, यानी कि कैपिटलाइजेशन समाज पर पूरी तरीके से आधारित है। कुछ राजनीतिज्ञ ये कहते हैं, कुछ कहते हैं पूंजीवाद और उदारवाद के जो बीच के नज़दीकी संबंध ये दिखाता है। कहता है कि हमें इंसान के साथ, मतलब व्यक्ति की लाभ के साथ साथ राज्य को भी देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भ्रामक है। ऐसा कौन कहते हैं? आलोचक कहते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानता अभी भी मौजूद है, क्योंकि पूरी तरीके से उदारवाद है वो नहीं देखा गया है। एक कहने को ये सिर्फ एक मुखौटे का रूप है, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 पॉइंट है, यहाँ पर 4 पॉइंट इसके आलोचना पर है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर दोगे, हालांकि सिर्फ आलोचना को लेकर के नहीं आएगा, कुछ और भी इसके अंदर ऐड ऑन किया जाएगा। तो ये चैप्टर था आपका। होप सो आपका सेकंड चैप्टर समझ आ गया होगा। तो चैप्टर सेकंड आपका खत्म हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 4, क्योंकि यूनिट 1 में आपका 4 चैप्टर है पढ़ाने को, ठीक है। तो ये इस पर भी हम वीडियो लाएंगे। और चैप्टर नंबर 3, 4 बहुत ज़्यादा ईजी है। उसमें बस बेसिकली ये याद करना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसको कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के बारे में भी नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में आप वहाँ पे पढ़ोगे, कैसे वो शुरुआत हुई, बिल्कुल चरम सीमा से पढ़ोगे, ठीक है। तो हमने सारे ही टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, आलोचना से लेकर के सब कुछ। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और भी अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बाकी इस चैप्टर के रिटर्न नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।
कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।